हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो यो रामलाल आ गया वर्क एंड पावर के फिफ्थ लेक्चर में, जिसमें जो भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं हम वन बाय वन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कराए हैं क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी समझाए हैं, बहुत अच्छे समझाए हैं। चलो करते हैं, जो भी क्वेश्चंस लिख दिए थे सर ने। वाई ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वाई नॉट ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, तो क्यों हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड होता है बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड होती? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो मेरा नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस, ये रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है। और क्यों पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड करती? क्योंकि ये जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ तुम जगह नहीं है, चलो यहीं दे देते हैं। ये मैं दे रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ये वाई ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। तो मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताना कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? माइनस पुराने पैकेट में नए पैकेट में पुराना माल, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है उसी को हम नाम दे दिए हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इसको लिखें तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे। तो अगर मैं सिर्फ लिखूं कंजर्वेटिव फोर्स तो मैं इस साइड लेके चला जाऊंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये हो जाएगा प्लस इनिशियल। तो मुझे इसमें एक बात बताना, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी जो सिर्फ पोटेंशियल है वो इनिशियल पर डिपेंड कर रही है? इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि ये जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल करते हैं। देखो, लेट सपोज एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी है, मैं ऐसे 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 होके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर था, तो यहाँ पर लेट सपोज मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरी U1 है, लेट सपोज। और यहाँ पर जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है U2 है। तो ये मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे इसमें बताना, अगर मैं निकालूं पोटेंशियल एनर्जी, नहीं काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल भी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स से यहाँ पर वर्क आएगी, यहाँ फ्रिक्शन जीरो है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मेरी एनर्जी कितनी है? जो भी एनर्जी है, यहाँ पर जो भी एनर्जी है, तो मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये मेरी चेंज आ गई। अगर मैं इस बात से आऊँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस बात से आऊँ तब भी जो मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? तब भी मेरी यही होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं डिपेंड कर रही है रेफरेंस पे। वैसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी वर्क डन। बट यहाँ पर ये जब यहाँ से यहाँ आ रहा था तो सिर्फ एक फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा था, वो था ग्रेविटेशनल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। तो ये जो ग्रेविटेशन है इसकी वजह से जो वर्क होता है उसमें जो फोर्स लगती है वो कंजर्वेटिव होती है। तो इसीलिए मेरा माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाली चीज़, ये कांस्टेंट है। इसी को हम नाम दिए हैं चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है? लेकिन अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो वो अलग होगी। अब दूसरी बात, मुझे एक बात बताना, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दो पॉइंट के बीच में होती है। निगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये जो वर्क होता है, हम एक पॉइंट पर तो वर्क निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमको दो पॉइंट चाहिए। तो दो पॉइंट पर तो हमको चेंज ही निकालना पड़ेगा। तो जो दो पॉइंट पर वर्क निकालेंगे इसीलिए वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाएगी। अब अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल लिखता, सिर्फ मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। क्या ये अलग अलग है? मतलब वेरिएबल हो गई। इसीलिए हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करते, इसीलिए हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब दूसरा सवाल, वाई एनर्जी डिपेंड ऑन रेफरेंस, रेफरेंस पे क्यों डिपेंड करती है? अरे भाई, रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिपेंड करती है भाई? इस पर कुछ दूसरा वर्क नहीं होगा, सॉरी, इस पे कुछ हाइट दूसरी है, इस पे कुछ हाइट दूसरी है, तो सिर्फ पोटेंशियल इस पर अलग होगा, इस पर अलग होगा, इसीलिए ये रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए हम लिख देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, आगे चलेंगे। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बीच में डिफरेंस था कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ जब वो कंजर्वेटिव का होगा। तीन कंजर्वेटिव फोर्स दिए हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग।
हमको एम आर स्टार भी एक बताया है। अगर तुम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पहचानना है तो उस फोर्स के साथ तुम कभी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड सुने होगे, मतलब पढ़े होगे। सुने का मतलब ये है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सुने हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुने हैं, फिजिक्स में सुने हो ना, तो इसीलिए ये कंजर्वेटिव होंगी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी निगेटिव वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो हमको पता ही है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज रिवर्सिबल, इसका क्या मतलब है? एक बॉडी लो, फेंको, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पर, फिर वो नीचे जब आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर देगी। तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी रिवर्सिबल हुआ? वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होता है। ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर था, फिर से घूम के इधर भी आ गया, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सॉरी वर्क जीरो हो जाएगा। अब कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली इंड्यूस टू कंजर्वेटिव फोर्स, वह केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड है। वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ, अब नॉन कंजर्वेटिव के लिए पाथ पर डिपेंड करता है, नॉर्मल टेंशन, और ये एग्जांपल है इसके। पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज नॉन रिवर्सिबल, और वर्क डन क्लोज लूप में जीरो, में नॉट जीरो, मस्ट नहीं कह सकते। आगे चलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज कंजर्वेटिव फील्ड, सही है। निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सही है। निगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये भी सही है। देखो, जब एक्सटर्नल फोर्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो मेरी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, तो इसीलिए ऑल ऑफ सही। मैंने भी यही किया था, जबकि ये गलत है। क्वेश्चन देखो फिर से, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, चेंजिंग पोटेंशियल की नहीं। ये सारी बातें चेंजिंग पोटेंशियल के लिए सही है, पोटेंशियल के लिए नहीं। तो ये सिर्फ पहला ऑप्शन आएगा, ओनली कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। अब दूसरी चीज, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया है, मान लो हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया है और हमको फोर्स निकालनी है, तो हम वो कंजर्वेटिव फोर्स उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y z को कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z को कांस्टेंट मानेंगे, कॉमन नहीं। जब z को डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड y को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक, लास्ट जो क्वेश्चन है इस स्लाइड, इस लेक्चर का, वो इस पर भेज रही है। अब देखो, हमको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो निगेटिव ऑफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, वो निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या मैं डी यू इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकता हूँ? हाँ। तो क्या मैं डी यू बराबर इसकी जगह पर इसको लिख सकता हूँ? कैसे? आपको याद है मैंने एक चीज़ बताई थी, व्हाट द एफ, आगे नहीं बोलना, ठीक। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मतलब मुझे फोर्स लिखने के लिए डी डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट हम लेट सपोज आर ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मतलब डब्ल्यू लिखने के लिए मुझे फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी आर के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं इस सिर्फ डब्ल्यू की जगह इस डब्ल्यू की जगह रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी को, तो मैं इसको कर दूंगा, तो एफ इंटू डी आर को रिप्लेस कर दिया। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट वो वेक्टर हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट बना के पूछ दिया, 99% लोग नहीं कर पाएंगे। क्या? पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर है, बट डी यू बाई डी आर, मतलब इसको बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ये वेक्टर है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है। अब ये चीज़ हम ग्रेविटेशन में यूज करेंगे, ये चीज़ हम इलेक्ट्रोस्टैट में यूज किए हैं। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू शेप एंड साइज एंड पोजीशन, डिपेंड ऑन रेफरेंस। पोटेंशियल है, चेंज नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी है, डज नॉट हैव डायरेक्शन, और किसी भी नेचुरल फिनोमिना में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, नदी ऊपर से नीचे झरना गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जो भी नेचुरल फिनोमिना है सब में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ एंट्रोफी इंक्रीज होगी वहाँ वहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एंट्रोफी का एग्जांपल हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में। क्या? जैसे बर्फ है, नॉर्मली रखा है, उसका पिघलना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसकी एंट्रोफी बढ़ रही है। अब मुझे बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल और पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल, तो ये सही होगा क्योंकि ये डायरेक्शन इसके पास होता ही नहीं। ये बता रहा है इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, ये बता रहा है इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ इतना। ठीक, तो ये ट्रू होगी। पता नहीं क्यों आधे से ज़्यादा लोग इसको फॉल्स किए थे। ये तो वर्क जैसा हो गया ना, वर्क जैसा। वर्क में भी सर ऐसा क्वेश्चन कराए थे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में रिप्रोडक्शन। मतलब हमको एक लॉ पता है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो सारे लॉ का बाप है। और हमको एक माँ भी मिल गई है। क्या माँ है? माँ है, ये भी ऑलवेज वैलिड है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन के लिए, और ये भी ऑलवेज वैलिड है। तो जब माँ बाप थे तो बच्चों की जरूरत क्यों पड़ी? बस चीज़ें थोड़ी सी आसान करने के लिए।
तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस के वर्क की वजह से, चाहे वो कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो, आपके दिमाग में जितने टाइप के वर्क हैं सब की बराबर होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसमें एक केस होता है जब वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव की वजह से जीरो होता है, तब 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 क्या होगा, तब होगा मेरा ये जीरो हो जाएगा और मैं लिख दूंगा क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब दूसरी चीज, एक सेकंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जीरो, हाँ ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसकी जगह पर, अब मैं इसकी जगह पर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको इससे रिप्लेस करूंगा तो एक काम करूं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके पास माइनस आ जाएगा, इसके प्लस प्लस, तो ये वाली चीज मैं दे दिया किसको, यहां पर रख दिया। अब ये मेरा जो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जोड़ देंगे काइनेटिक एनर्जी के चेंज में, बराबर जीरो हो गया। एक सेकंड, जीरो नहीं होगा यार, एक सेकंड, हाँ जीरो है। तो इसको इस साइड लाएंगे, जब इसको इस साइड लाएंगे तब जीरो होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो हम चेंज को बाहर निकाल लिए, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दिए। तो क्या ये मेरी टोटल एनर्जी, या जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी और हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो ये मेरा आ गया बेटा, यही वो बेटा है जिसको हम, मतलब सर ने पैदा किया। ये तभी वैलिड है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम दूसरा, क्या एक और पैदा कर लें क्या, बेटी कहाँ गई, अरे यार बेटी भी थी, करते हैं, रुको अभी करते हैं कुछ। अब इसमें देखो, हमको पता है, हमको क्या पता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन कंजर्वेटिव फोर्स, हमको पता है ये ऑलवेज वैलिड है। बट कभी कभी ये भी वैलिड हो जाता है। ये कब वैलिड होता है, ये मेरा एक दूसरा केस, ये जो मेरा बेटा पैदा हुआ है ये सिर्फ एक केस है, किसका, इसका एक केस है। अब हम दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या होगा, लेट सपोज हमको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये दूसरा केस है, ये मेरा केस 1 है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे, जब मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। लेट सपोज ये कोई एक ऐसा केस है जिसमें वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, तब क्या मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ माँ वाले कंसेप्ट से, क्या था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो इंथैल्पी लिख दे रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं फिर से अब इसको रिप्लेस करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि, क्या कह सकता हूँ मैं कि निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकता हूँ, लिख सकते हो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या ये मेरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क आ गई पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो क्या ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट जैसा मामला नहीं हो गया, एक बार आप कह रहे थे कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑलवेज वैलिड है, ये एक केस है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले क्लास में नहीं, जिसमें हम वर्क निकाल रहे थे, उसमें जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क बता देता था तो हम लिखते थे माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब कुछ ना बोलता था तब हम वर्क को नॉन कंजर्वेटिव ले लेते थे और हम सीधा लिखते थे डेल्टा यू। ये बात याद है कि नहीं याद है आपको, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है इस चीज़ की, तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद रहनी चाहिए क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हैं और मैं भी। ठीक, अब एक हम समरी जैसा कुछ लिख लें। देखो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन था माँ, और वर्क डन बाई एक सेकेंड रुको, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कौन था माँ। अब जब दोनों को हम यूज करके एक एक केस बनाएं, पहला केस दूसरा केस, तो पहला केस मेरा ये बना कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये मेरा पहला केस बना, मतलब मेरा फर्स्ट बेटा। अब दूसरा क्या, बेटी। कैसे, दूसरा केस क्या बनाए, इसका कंडीशन था, क्या कंडीशन था
इसका एक कंडीशन था, इसका ये कंडीशन था, ये दोनों, पहली बात ये दोनों ऑलवेज वैलिड हैं, बट ये एक कंडीशन पर वैलिड है, जिस कंडीशन का क्या नाम है भाई, इस कंडीशन का ये नाम है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स 0 होनी चाहिए। एक सेकेंड, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होनी चाहिए, ये इसका कंडीशन है क्या, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 हो। और अब दूसरे वाले पर आते हैं, बेटी क्या है, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंजिंग पोटेंशियल, इसका क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स 0 होनी चाहिए, सॉरी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, ये इसका कंडीशन है और ये इसका कंडीशन है। ठीक, आगे चलेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। क्या है क्वेश्चन भाई, हमको बताना है पोटेंशियल एनर्जी, हमको दे दिया है पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, हमको इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब मेरी फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी दिया है और मुझे फोर्स चाहिए, तो क्या हमने लिखा था, फोर्स बराबर du/dr, हाँ हमने लिखा था। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाऊँ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस बी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x ही हुआ ना, 2x, और इक्विलिब्रियम पे फाइंड करना है तो फोर्स को 0 रख देंगे, तो ये a माइनस 2bx आ गया। क्या अब मैं इसको लिख सकता हूँ ab2x, तो यहाँ से मेरी x की जो वैल्यू है वो a/2b आ गई। तो x मेरा a/2b वो पोजीशन है जहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब फोर्स उस पर 0 लग रही है। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार है। क्या है, मुझे लेकिन इस बार पोटेंशियल एनर्जी y के फॉर्म में भी दे दी है, ध्यान देना इस बात का, और मुझे इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर मैं इसका यूज करके इसी तरह से फोर्स निकाल लूँ, तो फोर्स निकाल लिया, फोर्स निकालने के बाद मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। तो मैं इससे कैसे निकालूँ, अब ये तो भाई दोनों फॉर्म में है, डिफ्रेंशिएट करो, और हम मॉड ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ax को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, a मेरा कांस्टेंट है, ये अच्छा ये है कैसा, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आई जे कैप वाला इंक्लूड, तो क्या मैं फोर्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं सिर्फ फोर्स लिखूँ तो du/dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, किसको, x वाले टर्म को, फिर से du/dy के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया j वाले को। ठीक, अब मैं फोर्स निकालता हूँ तो इस पूरे u की वैल्यू इसमें एक बार रखेंगे, इस पूरे u की वैल्यू, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx इंटू ax प्लस by, प्लस जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ax प्लस by, तो जब इसको इसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y z कांस्टेंट होता है, पहले ही बताया है, तो ये मेरा एक कांस्टेंट की तरह होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो ये a आई कैप आ गया, यहाँ पर आई कैप था ना, प्लस जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये मेरा कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस अब b को डिफ्रेंशिएट by को करेंगे, b कांस्टेंट है और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये मेरा पूरा j कैप होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मेरी जो फोर्स है वो a आई कैप प्लस b j कैप आ गई। तो जब मैं इसका वेक्टर निकालूंगा तो i का जो कोएफिशिएंट है a है, तो i और j 90 डिग्री पर होता है, तो सीधा हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वेक्टर है भाई, फोर्स स्केलर नहीं है। तो इसका फोर्स निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये करेंगे, अब एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखो हमको फिर से क्या दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी, और हमसे पूछ क्या रहा है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो मुझे एक बात बता दो, क्या मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर -4 इंटू a माइनस x का पावर -5 इंटू b, हाँ क्यों नहीं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको फोर्स मिलेगी, फोर्स का मॉड मिलेगा, इज इक्वल टू मॉड ले लेंगे। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट हो गया, तो x4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, तो x का -4 -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 का मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस, फिर से b कांस्टेंट है, अब x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू -1, ये होता है डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर n कितना है, -5, फिर उसके बाद x रेज टू -5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -5 -1 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा -4x का पावर -5, ये माइनस बाहर आएगा तो ये इसको प्लस कर देगा, और ये bx का पावर -6 हो जाएगा, तो मेरी ये फोर्स आ गई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि -4x का
प्लस बी एक्स का, अच्छा एक तो नीचे ला के लिख देते हैं ना, इसको नीचे ला देते हैं पावर को, ये पॉजिटिव हो गई, प्लस बी का डिवाइडेड बाई -6। अब ये माइनस है, फोर्स मुझे जीरो करनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए, तो अब इसको इस तरह शिफ्ट करो, तो 4/x का पावर 5 इज इक्वल टू b/x का पावर 6। क्या मैं 5 पावर से 6 पावर में कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा, 4/1 इज इक्वल टू b/x। 5 कहाँ खा गए भाई ये देख लो, यहाँ पर -5 था तो ये +5 हुआ, ये 5 हुआ, यहाँ पर 5 आएगा, तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस साइड x चला गया और 5b/4 मेरा इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें हमको वो कंसेप्ट यूज करना है फोर्स निकालने के लिए, कौन सा, कि फोर्स जो होगी वो डबा u/x प्लस डबा u/y प्लस डबा u/z dz होगी। तो एक बार हम पूरे u को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। चलो हम पहले इसमें करते हैं। जब इसमें करेंगे तो x मानेंगे और मेरा yz कांस्टेंट, जब इसमें करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट, z कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट। चलो करते हैं क्या, डिफरेंशिएट। अब मैं x y प्लस y z प्लस z, मैं सिर्फ इतना वाला पार्ट कर रहा हूँ अभी, z x को डिफरेंशिएट करूँगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। तो इसमें जो y है वो कांस्टेंट है, जब x को डिफरेंशिएट करते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस y और z दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, प्लस अब z और x में z कांस्टेंट है, z बाहर आ जाएगा और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या मेरा ये y प्लस z आ गया, ये मेरा आई कैप में था। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो y z आया, वैसे ही जब हम आगे वाले में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा तो x और y के रिस्पेक्ट डिफरेंस करेंगे तो y के अलावा जो दो होगा x और z, y z, x है y है तो x और z हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा j कैप, और यहाँ पर करेंगे तो z मेरा रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट हो जाएगा तो x प्लस y हो गया, और ये हो गया मेरा k कैप। तो हमको कौन सी पोजीशन पर 1,1,1 पे करनी थी, तो क्या मैं इसको 1 रख दूँ, +1 का आई कैप, यहाँ पर रखेंगे तो 1 + 1 का j कैप, यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 का k कैप। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये मेरी आ गई फोर्स। तो जब मैं क्या निकालना है, फाइंड फोर्स इस पोजीशन पर, तो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे, हालांकि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो यही लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 4 8 4 12, रूट के अंदर 12 आ जाएगा, जिसको हम 2 दूनी 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, मतलब 2√3 मेरा आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।